हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुधा सोमानी। आज हम 11th 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी की बुक का पहला लेसन जीवों में जनन, इसमें इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बेटा सब दो तरह के जनन के बारे में बताया गया है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। ये जानने से पहले आपके चैप्टर की जो शुरुआत की गई है वो जीवन अवधि से की गई है कि जीवन अवधि किसे कहते हैं। प्रत्येक जीव जो होता है वो एक निश्चित समय तक ही जीवित रहता है और जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है वो उसकी जीवन अवधि कहलाता है। ये जीवन अवधि की परिभाषा है। इसके बाद बताया कि कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जिनका जीवन मतलब किसी की मृत्यु नहीं होती। जीवन जो होता है उसमें, जैसे आपने अमीबा के बारे में देखा होगा, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो अमर होते हैं क्योंकि उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है एक कोशिकीय जीवों की। इसी तरीके से जो बहुकोशिकीय जीव है उनकी जन्म के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं से होता हुआ अंत में उसकी मृत्यु होगी। तो जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु के बीच का समय क्या कहलाता है? जीवन अवधि। और प्रत्येक की जीवन अवधि में काफी अंतर होता है। यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया है कि आम के वृक्ष की जीवन अवधि पीपल के वृक्ष की तुलना में बहुत कम होती है। और ये जो है अवधि कितनी भी हो लेकिन उसमें प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित होती है। ये जीवन अवधि की परिभाषाएं हैं। नेक्स्ट हम जो देखेंगे इसमें यहाँ पर आपको ये बताया गया है, ये आपकी बुक का सेकंड पेज आप देखिए जिसके अंदर डायग्राम्स दिए हुए हैं और यहाँ बटरफ्लाई की जीवन अवधि का टाइम पीरियड आपको बता रखा है कि आप तितली का देखिए 1 से 2 हफ्ते है, कौवे का 15 वर्ष है, तोते का 140 वर्ष है और अन्य जीवों के भी आपको दिखा रखे जो आप नेट से देख सकते हैं। मतलब प्रत्येक जीवधारी की जीवन अवधि अलग अलग होती है। जैसे मानव की हम एवरेज गिन लेते हैं तो 100 वर्ष है, मगरमच्छ की 60 वर्ष है, अभी वर्तमान में 60 वर्ष एवरेज गिनते हैं, और कछुए की 100 से 150 साल है, और इसी तरीके से धान के पौधे की 3 से 4 महीने होती है। तो इस तरीके से आपकी अलग अलग जीवधारियों की जीवन अवधि का समय अलग अलग होता है। जनन जो होता है जीवधारियों का एक प्रमुख गुण होता है जो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इसको हम इस तरह से भी कर सकते कि एक जीव द्वारा अपने समान नए जीव को उत्पन्न करना। अपने जैसे के जैसे नए जीव की उत्पत्ति या संतति को जन्म देने की जो क्रिया है, घटना है, उसको हम जनन कहते हैं। और ये जो जनन होता है इसके अंदर जो माता पिता के गुण हैं वो आपकी जनन क्रिया के द्वारा संतति में जाते हैं। और संतति जो होती है जब उसका जन्म होता है तो पहले उसकी वृद्धि होगी, फिर परिपक्वता आएगी और बाद में वह भी नई संतति को जन्म देने के लायक होगी। इस प्रकार से प्रत्येक जीवधारी के जीवन में 3 अवस्थाएं चलती है। पहले उसका जन्म हो रहा है, फिर वृद्धि हो रही है और बाद में मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। तो उसके आधार पे हम यहाँ पर जो है जीवधारी की 3 अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। जो एक तो आपकी होती है बाल्य अवस्था जिसमें जन्म से लेके बच्चा आपका जो है मतलब वृद्धि करता है। उसके बाद वृद्धि के केस में उसकी शारीरिक और मानसिक वृद्धि होगी और फिर आपका किशोरावस्था के अंदर उसमें सभी तरह के चेंजेस आएंगे, इस तरह के चेंजेस, और लास्ट में वो जनन फेज के अंदर जाएगा जहां पर वो जनन क्रिया के लिए सक्षम होगा। इसके अंदर हम जो है यहाँ पर 2 तरह के जनन के बारे में बता रहे हैं। पहला है अलैंगिक जनन, जब एक ही जीवधारी के द्वारा जनन की क्रिया हो रही है, एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण होना या नई संतति का निर्माण होना।
वो जनन क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। अगर यही घटना, जनन की घटना दो जनक के द्वारा होती है जो विपरीत लिंग वाले होंगे और जनन क्रिया में भाग लेंगे, जिसमें नर और मादा युग्मकों का संलयन होगा, तो यह घटना लैंगिक जनन कहलाएगी। इसी को अब हम डिटेल में देखेंगे। पहला है लैंगिक जनन। इस विधि के अंदर कितने जनक की आवश्यकता है? केवल एक जनक की, चाहे वो नर हो या मादा हो। अगर एक ही जनक के द्वारा नई संतति उत्पन्न हो रही है तो वो जनन आपका अलैंगिक जनन कहलाएगा। और इसमें जो संतति उत्पन्न होती है वो केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं होती है, बल्कि जनक से भी एकदम एक समान होती है। तो हम उसको क्लोन शब्द भी यूज कर सकते हैं उसके लिए। मतलब जो संतति बनेगी वो जनक से पूरी तरह से समान होगी, आकारिकी रूप से और आनुवंशिक रूप से। ये शब्द महत्वपूर्ण है, आकारिकी और आनुवंशिकी। और इससे बनने वाली संतति को क्या कहते हैं? क्लोन। इनको अंडरलाइन करें। फिर हम देख रहे हैं कि ये जो अलैंगिक जनन है ये अलग अलग विधियों से होता है, अलग अलग जीवधारियों के अंदर और पौधों में। यहाँ पर आप डायग्राम में देखें कि एक डायग्राम पौधे का दिया हुआ है, यीस्ट में मुकुलन की क्रिया, जिसमें ये एक पादप आपका कवक कोशिका है यीस्ट, जिसमें मुकुलन विधि के द्वारा ये एक बड बन रही है। इस बड के द्वारा आपका जो बड का फॉर्मेशन हो रहा है, उस बड के बनने की क्रिया, उस बड को कहेंगे मुकुल, और बनने की जो क्रिया हो रही है उसको मुकुलन। इस तरह से मुकुलन विधि के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होना, ये कहलाता है मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन। और आप इसी डायग्राम में इधर अमीबा का केस देखें, सेकंड बी डायग्राम के अंदर, जिसमें अमीबा जो है उसका पहले केंद्रक दो भागों में विभाजित हो रहा है और बाद में खुद अमीबा जो है उसके दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इसको द्विविखंडन कहते हैं। इस तरीके से एक अमीबा से दो अमीबा का तैयार होना, ये अमीबा में द्विविखंडन का मेथड कहलाता है। तो इसमें सिंपल समसूत्री विभाजन द्वारा द्विविखंडन की क्रिया हो रही है और एक वयस्क जीव के रूप में वो पुनः डेवलप हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम देखते हैं, यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि जो क्लेमाइडोमोनास है, इस क्लेमाइडोमोनास के अंदर कई सारे आपके गेमीट्स, छोटे छोटे से अलैंगिक चल बीजाणु का निर्माण होता है। और इन चल बीजाणुओं के द्वारा पहले इनमें आपका केंद्रक का विभाजन होगा, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा और छोटे छोटे से अलैंगिक चल बीजाणु बनेंगे, जो अनुकूल परिस्थिति आने पर मुख्य क्लेमाइडोमोनास की कोशिका का जो सिस्ट है उससे फट करके अलग हो जाएंगे। तो ये जो संरचना है वो कहलाती है अलैंगिक चल बीजाणु। क्लेमाइडोमोनास में इस विधि से होता है। पेनिसिलियम के अंदर कॉनिडिया संरचना के द्वारा होता है, जो आपको बी डायग्राम में दिखाई है कॉनिडिया। ये पेनिसिलियम भी एक प्रकार का कवक है, क्लेमाइडोमोनास एक प्रकार का शैवाल है। और इधर आपको हाइड्रा में दिखाया है, इसमें मुकुलन विधि से हो रहा है। और स्पंज के अंदर जेम्यूल स्पंज, आपके जेम्यूल संरचना के द्वारा अलैंगिक जनन, जिसमें दोनों तरह के उदाहरण आपको दिए गए प्लांट्स और एनिमल्स के। इस तरीके से आपकी जो है अलैंगिक जनन की क्रिया अलग अलग विधियों से होती है। इसको हम समरी रूप में देखें तो इस तरीके से देख सकते हैं कि अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं उनमें आपने अभी डायग्राम में देखा अलग अलग। फर्स्ट है आपकी द्विविखंडन, सेकंड है मुकुलन। इनके एग्जाम्पल भी लिखते जाएं। द्विविखंडन में अमीबा, मुकुलन में हाइड्रा जंतु का एग्जाम्पल हो गया और यीस्ट प्लांट का हो गया।
थर्ड आपके अचल बीजाणु, क्लेमाइडोमोनास, नेक्स्ट है आपका कॉनिडिया संरचना, इसका पेनिसिलियम एग्जाम्पल हो जाएगा। और एक और हमने पढ़ा है जेम्यूल, ये भी एक प्रकार का बीजाणु होता है जिससे स्पॉन्ज में आपका अलैंगिक जनन हो रहा है। और एक संरचना और होती है बीजाणु, इसके द्वारा भी अलैंगिक जनन, ये भी अलैंगिक जनन का ही टाइप है। यहाँ जाके अलैंगिक जनन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं वो है आपका लैंगिक जनन। नेक्स्ट आप जो देख रहे हैं अलैंगिक जनन में ही 2-3 स्ट्रक्चर्स और दिखाई है। कायिक जनन, आप ये पेज नंबर 7 आपकी बुक का देखिए, जिसमें जो डायग्राम्स दे रखे हैं उनके अंदर जितनी भी संरचनाएं दिखाई गई है ये कायिक जनन। पहले हम ये देखते हैं कि कायिक जनन कहते किसे हैं। तो पौधे के कायिक भागों के द्वारा होने वाली जनन की क्रिया, कायिक भाग कौन से कहलाते हैं बेटा? जड़, तना और पत्ती। अगर इनमें से किसी एक भाग के द्वारा नए पौधे का विकास होता है, नए पौधे का जन्म होता है, तो वो जनन या प्रवर्धन आपका कायिक प्रवर्धन कहलाता है। आप ये पेज नंबर 7 पे बने हुए डायग्राम्स देखें। पहला एग्जाम्पल है आलू का। आप देख रहे हैं इस पर जो संरचनाएं दिखा रखी, इनको आंखें कहते हैं या कंद भी कहते हैं। अंकुरणशील आंख कलिका, आप इस भाग को काट के लगा दे तो ये आपका नया पौधा बना देगा, ये कहलाता है आपके भूमिगत तने का रूपांतरण है, कंद कहते हैं इसको। इसी तरीके से बी डायग्राम में आप अदरक देख रहे हैं, जहाँ परुसंधियों से अपिस्थानिक कलिकाएं या मूल निकल रही है। अगर इस भाग को काट के लगा दिया जाए अपिस्थानिक मूल वाले भाग को, तो अदरक का नया पौधा तैयार हो जाता है। ये दोनों तने के ही, ये आपकी भूमिगत तने के रूपांतरण है, इसको प्रकंद कहते हैं। फिर नेक्स्ट आपका है सी में अगेव का बुलबिल। अगेव पौधे के अंदर ये जो संरचना है बुलबिल, पत्र प्रकलिका भी इसको कहते हैं, अगर इसको काट के बो दिया जाए तो नया पौधा तैयार हो जाता है। ये डी डायग्राम में हम देख रहे हैं ब्रायोफिलम, पत्थर चट्टा की जो पत्ती होती है उसके किनारों पर इस तरह की अपिस्थानिक कलिकाएं प्रस्फुटित होती है, उस भाग को यदि काट के बो दिया जाए तो नया पौधा तैयार हो जाता है। तो यहाँ पौधे की पर्ण संरचना के द्वारा तैयार हो रहा है। इसी तरीके से आप लास्ट डायग्राम देखें यह वाला, तो इसके अंदर यह आपके जो है जल हाइसिंथ पौधे के अंदर जल कुंभी वाला पौधा है, जिसके अंदर भूस्तारी का प्रकार का तना पाया जाता है। और इसमें भी जहां से ये अपिस्थानिक जड़ें निकल रही है उस भाग को, तने के उस भाग को काट कर लगा दे तो नया पौधा तैयार हो जाता है। तो इन सभी उदाहरण में आपने क्या देखा कि या तो हम तने वाले भाग से या पौधे की पत्ती वाले भाग से, या अगेव के केस में हमने देखा था बुलबिल एक संरचना पाई जाती है, पत्र प्रकलिका भी इसको कहते हैं, इनके द्वारा नए पौधे का विकास हो रहा है। तो पहले ये कायिक प्रवर्धन भी इसको कहते हैं और बहुत से वैज्ञानिक इसको अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार मानते हैं, जो कि पौधों में बहुत कॉमन है और जंतुओं में ये नहीं पाया जाता है। पौधों में ये अक्सर पाया जाता है और इसका एक फायदा ये होता है कि इसमें समय की बचत होती है, क्योंकि फल बनने से पहले ही, बीज बनने से पहले ही आप पौधे के कायिक भागों से नए पौधे का विकास कर सकते हैं और वो जो पौधा विकसित होगा वो आपका पूर्ण रूपेण आपके जनक पौधे के समान होगा। तो अच्छे गुणों वाले पौधे को अगर हमको पैदा करना है कम समय के अंदर, कम परिश्रम और कम धन में, तो ये कायिक प्रवर्धन सबसे अच्छी विधि गिनी जाती है पौधों के नए विकास के लिए।
नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं कि एक और विधि जो आपकी गिनी जाती है, जिस जो कि लैंगिक जनन का ही पार्ट, कि अगर हम किसी जीव का कोई भाग टूट जाए, नष्ट हो जाए और वो पुनः विकसित हो जाए, तो ये घटना कहलाती है पुनरुद्भवन। जैसे आपने तारा मछली का एग्जाम्पल देखा होगा, उसकी 5 भुजाएं होती है। उन 5 भुजाओं में से अगर एक भी भुजा काट दी जाए तो वो पुनः विकसित हो जाएगी। हाइड्रा का कोई भाग आप काट दें तो पूरा वापस वो विकसित हो जाता है। उस घटना को हम पुनरुद्भवन कहते हैं। खोए हुए या नष्ट हुए हुए अंगों का पुनः परिवर्धित होना, ये घटना पुनरुद्भवन कहलाती है और इसको भी अलैंगिक जनन की ही एक विधि के रूप में लिया गया है। फिर इसके बाद आपको ये बताया गया है कि इस तरीके से आपके जो बड़े पैमाने पर हमको बहुत सारे पौधे उगाने हैं और अच्छे गुण मेंटेन करने हैं, तो उसके लिए आपके ये कायिक प्रवर्धन की विधि या पुनरुद्भवन की विधि, इनके द्वारा हम इनको पैदा कर सकते हैं। आलू, गन्ना, केला, अदरक, डहेलिया, इनकी खेती जो है कायिक प्रवर्धन के द्वारा की जाएगी। ये इसमें रहता है। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं कि लैंगिक जनन जो होता है, उसके अंदर आपको शुरू में परिभाषा में बता चुका है कि इसमें 2 जनक की आवश्यकता है, जो नर और मादा युग्मकों का निर्माण करेंगे और उन युग्मकों के संयोजन से युग्मनज संरचना बनेगी जो नए जीव का निर्माण करेगी। इसको आप इस तरीके से देखें, लैंगिक जनन नर क्रॉस बाय मादा, पहले युग्मक निर्माण, इस युग्मक का नाम रहेगा शुक्राणु, इसकी केस में अंडकोशिका, ये रहेगा जंतु में। और यही घटना अगर पादप में हो रही है तो हम इसको परागकण कहेंगे। और यहाँ पर आपकी ये अंडकोशिका ही कहलाएगी। ये इस तरह से। फिर इनका आपस में संयोजन जो होता है उसको हम निषेचन कहते हैं और उसके परिणाम स्वरूप बनता है युग्मनज। ये कोशिका एन होगी, ये भी एन होगी और युग्मनज जो बनेगा वो 2n प्रकार का होगा, चाहे वो परागकण और अंडकोशिका के मिलने से बने और चाहे आपका शुक्राणु और अंडकोशिका के मिलने से बने। ये लैंगिक जनन का एक लाइन डायग्राम है। इसके अंदर अब आप देख रहे हैं कि 2 घटनाएं मुख्य हो रही है। एक तो हो रही है युग्मक निर्माण की क्रिया और दूसरा हो रहा है निषेचन। और फिर निषेचन के बाद युग्मनज से एक नया जीव कैसे बनता है, उसमें जो परिवर्तन होंगे, तो हम इसको पढ़ने के लिए कुछ मतलब घटनाओं को विशिष्ट क्रम में अरेंज करके पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ आप देखिए कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों की जीवन की वृद्धि अवस्था को तीन प्रावस्थाओं में बांटा गया है। सभी जीव अपने जीवन की वृद्धि के एक निश्चित अवस्था और परिपक्वता में पहुंचते हैं और तभी वो जनन कर पाते हैं। वृद्धि का यह काल किशोर अवस्था कहलाता है। पादपों में ये कायिक प्रावस्था कहलाता है, जब केवल वृद्धि होती है। और किशोर अवस्था जब कंप्लीट होती है तो फिर वो जनन अवस्था का प्रारंभ होता है। किशोरावस्था में केवल कायिक वृद्धि होगी। पौधों में इसी को कायिक अवस्था कहा है, जंतुओं में किशोर अवस्था का है। किशोर अवस्था जब समाप्त होगी तो जनन अवस्था का प्रारंभ होगा। तब जीवधारी जनन के लिए आपका
जनन करने में सक्षम होगा उस अवस्था के अंदर। फिर नेक्स्ट आपको जो बताया गया है, लास्ट होती है वृद्धावस्था या जीर्ण अवस्था, जिस समय जीवन की सभी क्रियाएं करीब करीब खत्म होने लगती है। यहाँ पर आपको ये बताया उच्च कैटेगरी के जो पौधे हैं उसकी जनन अवस्था कैसे पता चलती है, जब उसमें पुष्प आने लगते हैं। अब आप देखते हैं अलग अलग पौधों में पुष्प आने का समय अलग अलग रहता है, किसी में एक ही बार आता है, किसी में एक से अधिक बार आता है। यहाँ पर आपको एक उदाहरण ये अंडरलाइन करना है, एक बार ये आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम में कि ये बांस की जाति का पादप पूरे जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्षों के बाद केवल एक बार पुष्प पैदा करता है। ये लाइंस आप अंडरलाइन करें इस पेज पर। इसी तरीके से एक अन्य पादप स्ट्रोबिलेंथस कुनियाना नीला कुरेंजी 12 साल में केवल एक बार आपका जो है पुष्प पैदा करता है। मतलब आप कुछ पौधे ऐसे देखेंगे जिनमें केवल एक ही बार पुष्प बनता है, जिसमें बांस के पौधे के अंदर तो 50 से 100 साल के बाद। और ये स्ट्रोबिलेंथस कुनियाना नीला कुरेंजी इसका सामान्य नाम है, इसमें 12 वर्षों में एक बार पुष्प पैदा होता है। और अलग अलग कुछ पौधों में सितंबर अक्टूबर में बहुत ज़्यादा पुष्प बनते हैं, तो ऐसा अलग अलग रहता है। और इसी तरीके से जंतुओं में भी आपके कुछ पक्षी तो होते हैं वर्ष भर अंडे देते हैं, कुछ एक विशिष्ट पर्टिकुलर मौसम में देते हैं। तो ये भी आपकी सबकी जनन क्रिया भी जो है वो अलग अलग आपकी चलती है। जंतु में अलग अलग समय पे अलग अलग आपका रहता है। अब जनन अवस्था के दौरान जो आपकी अपरास्तनी मादा है उसके अंडाशय की सक्रियता में एक चक्रिक क्रिया होती है, जिसके अंदर हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। नॉन प्राइमेट्स जो होते हैं गाय, भेड़, चूहा, हिरण, कुत्ता, चीता आदि में ऐसे चक्रिक परिवर्तन को हम मध्य चक्र या ओएस्ट्रस साइकिल कहते हैं। जबकि जो प्राइमेट्स होते हैं बंदर, एप्स और मनुष्य, इसमें इसी साइकिल का नाम होता है ऋतुस्राव चक्र या मेनेस्ट्रियल साइकिल।